Saad bhai, if he by message in the group, he's saying he's having internet issues. If we could give him a few minutes, so I don't know if you want to. So, where he in the Oracle group? Yeah, in our WhatsApp group, he just messaged. I'll ask him. Uh, if Let me see if I have a link handy. I can send him a message that he can join a class from the phone as well, and somebody can record a meeting for him, and then later on send the meeting for him. So I'm recording, so if he needs a. yeah, I'll send him a meeting link 1 second in the group. All right. So yesterday we learned some of the. Let's see if we can join now. Yeah, I'll just focus on yesterday for 1 or 2 minutes, and then we can join. All right. So yesterday we learned about how to create a table. After how we can modify the existing table with the alter command. Then we learn about there are different constraints. कंस्ट्रेंट्स क्या करते हैं, वो बिजनेस रूल इन्फोर्स करते हैं. बिजनेस रूल क्या होते हैं कि हमें कोई कॉलम नल चाहिए या नहीं चाहिए, या हमें कोई कॉलम यूनिक चाहिए, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें किस तरह के मल्टीपल चेक्स लग सकते हैं, क्या हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, कौन सी इंडेक्सेस क्रिएट कर जा सकती हैं, ये सब कंस्ट्रेंट होते हैं. फिर कल हमने 2 कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा. एक नॉट नल के बारे में. नॉट नल क्या है, हमने नॉट नल के बारे में पढ़ा कि जो है नॉट नल जो बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं कि हम जब क्रिएट टेबल कर रहे होते हैं या लेटर ऑन ऑल्टर टेबल भी करते हैं मॉडिफिकेशन, तो हम उसमें जब हम कॉलम नेम डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे उसका कंस्ट्रेंट के हमें नॉट नल चाहिए. बाय डिफॉल्ट इट्स नल, राइट, इट कैन टेक नल. सो अगर आपको नॉट नल करना हो तो यू हैव टू मेंशन इट ईदर क्रिएटिंग टेबल और मॉडिफाइंग टेबल लेवल पे. फिर उसके बाद हमने यूनिक पढ़ा. लेट्स से आईडी के ऊपर अगर आप नॉट नल के अलावा यूनिक भी लगाते हैं तो दैट मीन्स वो कॉलम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकता. लाइक आपने इंसर्ट कर दिया एक बार 1 के साथ, सो जो सेकंड अपडेट होगा वो भी 1 के साथ अपडेट नहीं हो सकता. हमने कल मल्टीपल एग्जांपल की थी जिसमें हमने अगर डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करी थी तो उसने एरर थ्रो कर दिया था. सो दैट्स व्हाट यूनिक की डज. अब हम आज पढ़ेंगे प्राइमरी की, अनदर कंस्ट्रेंट. अब हमने पढ़ा कल थोड़ा सा कि प्राइमरी की क्या है. प्राइमरी की बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है. जैसे हम यहाँ पे कभी नॉट नल मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम कभी यूनिक मेंशन कर रहे हैं. एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है. प्राइमरी की मींस उसकी मेन की, ठीक है. और प्राइमरी की एक कॉलम के ऊपर भी हो सकती है, मल्टीपल कॉलम के ऊपर भी हो सकती है. इसका मतलब यानी आईडी को भी आप प्राइमरी की बना सकते हो सिर्फ, ये आप आईडी और यहाँ पे लास्ट नेम को, मतलब इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 कॉलम जो होगा वो यूनिक होना चाहिए हमेशा. अब लाइक आईडी 1 है तो आईडी दूसरी 1 हो सकती है, बट उसमें लास्ट नेम अगर एक में साद है तो फिर दूसरा लास्ट नेम साद और आईडी 1 वो एरर दे देगा. बट अगर लास्ट नेम आईडी 1 है, लास्ट नेम साद है, तो एक और आईडी आ सकती है लास्ट नेम आईडी 1, बट उसका लास्ट नेम फिर डिफरेंट होना चाहिए, लाइक फहाद होना चाहिए. So the combination of these 2 column need to be unique. If it's
2 column primary key, but most of the time it's 1 column primary key. तो उसमें तो वही record को unique होना चाहिए. But if it is a combination, then combination को different, हम इसकी example भी अभी कर लेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. बट ये ध्यान में रखिए, कभी कभार वो क्वेश्चन में पूछते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज कंपोजिट की. सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम मींस कंपोजिट की. जब वो सिंगल कॉलम होता है तो ये प्राइमरी की कहलाएगी, सिंगल कॉलम प्राइमरी की, जब अगर इसमें आईडी होगा. बट अगर इसमें मोर देन 1 कॉलम है तो ये कहलाएगी कंपोजिट प्राइमरी की. सो ये कंपोजिट प्राइमरी की थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि ये कंपोजिट प्राइमरी की क्या चीज होती है. ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम को हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की. तो अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल कर लेते हैं. यहाँ पे हमने SQL डेवलपर पे ही कर लेते हैं काम. तो अब हमने यानी कि टेबल क्रिएट कर रहे हैं पर्सन के नाम से. उसमें हमने पहला कॉलम दिया आईडी. नॉर्मली मैं नंबर यूज करता हूँ, बट नंबर इंटीजर ऑलमोस्ट द सेम थिंग. थोड़ी सी डेफिनेशन का डिफरेंस है, वो आप पढ़ लिएगा, समझ में आ जाएगा. आपने यहाँ पे कह दिया आईडी कॉलम क्रिएट टेबल. सिंटेक्स हो गई, कौन सा टेबल क्रिएट करो, पर्सन. उसमें आपने कह दिया आईडी कॉलम नेम हो गया, डेटा टाइप उसका नंबर हो गया. आपने कहा ये नॉट नल होनी चाहिए, ठीक है. उसके बाद आपने कहा लास्ट नेम एक और कॉलम करो, उसकी वार्चार आपने 2 यहाँ पे वो दी. मैं वार्चार 2 लिखता हूँ, ये दूसरा चलता है. और उसके बाद उसकी 255 आपने कैरेक्टर लेंथ दे दी, ठीक है ना. 255 तक जा सकता है. और अगेन आपने कहा ये भी कॉलम नॉट नल होना चाहिए, लाइक आप इसमें नल इंसर्ट नहीं कर सकते. तो 2 कंस्ट्रेंट तो हमने यहाँ यूज कर ली ऑलरेडी. फिर आपने एक और कॉलम का फर्स्ट नेम वार्चार 2 255 उसके कैरेक्टर एज दिए. आपने इंटीग्रेट उसको आपने उसको एज को नंबर उसकी वो दे दी. उसके बाद आपने अब जैसे हमने बाकी देखा, इसमें भी हम 2 तरह से की डिफाइन कर सकते हैं. एक तो टेबल क्रिएट करते हुए, और कभी कभार टेबल क्रिएट हो जाए तो फिर हम ऑल्टर कमांड के थ्रू भी प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं. अब ये प्राइमरी की क्या है, आप ये पढ़ें. एक तो ये कंस्ट्रेंट, ये इसकी सिंटेक्स और ये हमेशा ऐसी होती है, बट इसमें क्या चेंज हो सकता है वो बताता हूँ. कंस्ट्रेंट हमेशा पहले आएगा अगर आप टेबल क्रिएट करते कर रहे हैं. आप बोलेंगे pk_person. ये क्या है, ये प्राइमरी की का नाम है, बेसिकली कंस्ट्रेंट नेम है. ये आप चेंज कर सकते हैं. जो भी बेसिकली आप जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो क्या बिजनेस रूल फॉलो कर रहे हैं, लाइक वो किस तरह से कीज के नाम क्रिएट करते हैं, तो आप नॉर्मली वो फॉलो करते हैं. हमारे यहाँ बेसिकली pk_ टेबल नेम आता है, जैसे इसने भी दिया हुआ है. तो ये भी वही फॉलो कर रहे हैं जैसे हम भी फॉलो करते हैं, लाइक pk. ताकि जब आप कभी इस नाम को ढूंढोगे pk, तो आपको पता है pk इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर प्राइमरी की. _person, तो ये आपको वैसे ही समझ में आ रहा है. इट शुड मेक सेंस, द नेम शुड मेक सेंस कि ये क्या है, pk_person, यानी कि ये प्राइमरी की है पर्सन टेबल की, राइट. और आप आइंदा जितनी टेबलें बनाते जाओगे और उसको इसी तरह से नाम देते जाओगे, तो एक दफा थोड़े अरसे के बाद आपको स्टैंडर्ड का आइडिया हो जाएगा. उसके बाद आपने प्राइमरी की मेंशन करना, ऐसी स्पेस देके. एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस में आपने कॉलम का नेम डिफाइन किया. यहाँ पे ये कंपोजिट प्राइमरी की बना रहा है. आप ये सिंगल के साथ भी बना सकते हो. अगर आपने एक से ज्यादा डाली, अगेन आल से इसको कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की. कंपोजिट प्राइमरी की मींस 2 और मोर देन 2 कॉलम. इट कैन टेक ऑल कॉलम्स इन द टेबल एज वेल. सो इट डिपेंड. और मोस्ट ऑफ द टाइम या तो सिंगल होता है या डबल होता है, कभी कभार 3 भी होता है. बट जितना हम फिर इसमें, और प्राइमरी की क्या करेगा, प्राइमरी की मेक श्योर करेगा कि ये दोनों कॉलम एक तो नॉट नल होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी हो रहे हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ these 2 columns should be unique. So अब इसकी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं. तो ये हमने रन किया, टेबल क्रिएट हो गई. हमने लिख दिया select all from persons, राइट. अभी हमें पता है कि इसमें कोई डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है ना. हमने वो अपनी इंसर्ट स्टेटमेंट लिख दी टेस्टिंग के लिए. उसमें हमने कॉलम के नाम दे दिए आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज, और उसके बाद ये हो गए, ठीक है जी. अब आपने यहाँ पे लिख दिया वैल्यूज. इसको क्या पढ़ना हो गया है, आईडी ही नाम है ना. ऑलराइट, देखते हैं इसको. ऑलराइट, वैल्यूज में आपने दे दी 1, फिर उसमें लास्ट नेम आपने दे दिया 7, फर्स्ट नेम दे दिया खान, और एज दे दी 40.
सी कम लिख दी, but that's okay. I think ये क्यों missing select insert into इसको क्या हो गया, insert into ID. Oh, insert into, I have to mention the table name here. Okay, so insert into table name. टेबल नेम के कॉलम हमने डिफाइन कर दी. ये तो बड़ी बेसिक इंसर्ट हो गई ना, बड़ी सिंपल सी इंसर्ट हो गई. ये हमने रन किया तो ये रिजल्ट आ गया भाई, ठीक है ना. अभी इसमें हमने कोई नहीं की. अब अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो प्राइमरी की ये देखें, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कॉलम है, तो जो इसके कॉम्बिनेशन बनेगा वो यूनिक बनेगा. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो यूनिक बनेगा. इसका क्या मतलब? इसका मतलब आपने दो कॉलमों के ऊपर है ना, आईडी और लास्ट नेम पे, तो यानी आईडी और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन अगर मैं दोबारा 1 और 7 डालने की कोशिश करूंगा तो ये कंस्ट्रेंट एरर दे देगा. बट मैं 1 और 7 डालूंगा तो ये हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कॉलम नीड टू बी डिफरेंट. अब पहले तो ये रन करते हैं, तो मेरे ख्याल से तो उसको एरर देना चाहिए. इसने दे दिया यूनिक कंस्ट्रेंट एरर, और उसने आइडेंटिफाई किया कि ये तुम्हारा पीके अंडरस्कोर पर्सन, इसने नाम दिया देखें कंस्ट्रेंट का कि तुमने उसको वायलेट किया है. अब हम कैसे देख सकते हैं? टेबल में जाके देख सकते हैं. टेबल में गए हम, यहाँ पे हमने पर्सन की टेबल बनाई, या हम नॉर्मली कंस्ट्रेंट में जाते हैं, यहाँ पे प्राइमरी की बाय नेम डिफाइन कर देते हैं वो. तो वहां जाके हम देखते हैं कि भाई हमने ये पीके अंडरस्कोर पर्सन में क्लिक किया, ये नीचे कॉलम नेम दिखा देगा. इस तरह पता लगता है ओ अच्छा ये प्राइमरी की है और ये हमने इसकी वो की है, ठीक है. अब हमें मेरे ख्याल से इसको ये एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने कंपोजिट प्राइमरी, इस दफा आप देख रहे हैं कि ये नंबर तो यही रहा, बट अगर देखें कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये इस दफा डिफरेंट है, तो आई गेस इसको इंसर्ट कर देना चाहिए. बट लेट्स सी, आई मे बी रॉन्ग. सो अब आपने ये देखा कि हालांकि इस दफा देखें आईडी सेम ही रही, बट क्योंकि कंपोजिट की थी तो ये बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस नीड टू बी यूनिक. सो दिस इज व्हाट कंपोजिट यूनिक की डू. एंड लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल. अब सिंगल वाली जो, चलो अभी आप ड्रॉप करते हैं टेबल को, अब सिंगल वाली पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, कि कंपोजिट चलो बाद में आ जाना चाहिए. इट्स गुड टू नो बट इट्स नॉट. कल सिंगल लाइन कमेंट दे के कह रहे हैं टेबल अवेलेबल नहीं है. सिंगल लाइन मल्टी लाइन का बताया, तो ये सिंगल लाइन मैंने यूज कर लिया. एक दफा मैंने लास्ट नेम हटा दो, खाली आईडी के ऊपर प्राइमरी की डाल दो. तो अब इसका क्या मतलब है कि ये देखें, ये मैंने ये इंसर्ट किया, लास्ट टाइम मैंने दूसरा इंसर्ट किया था, हो गया था राइट, बट इस दफा नहीं होगा. क्यों होगा? मैंने अब सिर्फ यूनिक की इस पे प्राइमरी की मैंने आईडी पे डाल दी है, यानी कि आईडी नॉट नल भी होनी चाहिए और आईडी यूनिक भी होनी चाहिए. अब आईडी तो सिर्फ यही है ना 1, मैंने 1 इंसर्ट कर दिया. अब मैं दोबारा, बेशक मैंने पर्सन नेम चेंज भी किया, बट मैं 1 दोबारा कर रहा हूँ, ये यूनिक एरर दे देगा. वो क्यों दे देगा? कि बोल रहा है भाई आईडी ऑलरेडी मौजूद है, तो दिस टाइम इट नीड टू बी अ डिफरेंट आईडी. तो ये सिंगल और जो कंपोजिट की होता है उसका डिफरेंस. दफा ये तो दैट्स व्हाट प्राइमरी की डू. आई डोंट नो अगर किसी को चांस मिला था फॉरेन की पढ़ने का, बट मैं फॉरेन की बता देता हूँ, बट ऑल्टर का बता देता हूँ पहले. लेट्स से अगर आपने ऑलरेडी जो है टेबल क्रिएट कर दी, कभी कभार होता है ऐसा कि आपने टेबल क्रिएट कर दी है और आपने प्राइमरी की डिफाइन नहीं की. लेट्स से दिस राइट, ये आपने ड्रॉप कर दी. अभी आपने टेबल क्रिएट करी, ये अभी मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है, यानी कि ये रन नहीं होगा. अब आपने इस दफा ये टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है ना. आप कहाँ से देख सकते हैं? यहाँ से भी देख लेते हैं. इसमें कोई अब प्राइमरी की नहीं होगी, गायब हो जाएगी यहाँ से. ये देखें कोई इसमें प्राइमरी की नहीं है. दैट मीन्स आपने टेबल क्रिएट कर दी, लेटर ऑन यू रियलाइज ओ यार मुझे तो प्राइमरी की क्रिएट करनी है इस टेबल के ऊपर. दैट्स फाइन. आप ऑल्टर कमांड ले सकते हैं, ऑल्टर टेबल कमांड, और उसके सिंटेक्स ये होगी ऐड कंस्ट्रेंट्स. ऐड करो कंस्ट्रेंट को, उसका नाम दो पीके पर्सन, और सिंटेक्स है प्राइमरी की उसकी, और किस कॉलम के ऊपर करनी है. तो आप इन दोनों कॉलम के साथ इसको रन कर देंगे. आपने टेबल लेवल पे भी कर सकते हैं आप, और लेटर ऑन ऑल्टर टेबल से भी मॉडिफाई करके प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं. ये देखें इस दफा फिर प्राइमरी की ऐड हो गई. इसने बता दिया आईडी और लास्ट नेम. इट्स अ कंपोजिट प्राइमरी की. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉलम व्हेन यू मेक दैट प्राइमरी की. और ये क्यों करते हैं? ये हम करते हैं ताकि टेबल के अंदर ये बिजनेस रूल हम इन्फोर्स कर रहे हैं कि जो भी डेटा आए वो यूनिक रहे, डुप्लीकेट ना हो. तो ये हमें बिजनेस रूल इनिशियली इन्फोर्स करने होते हैं. तो ये
हमने प्राइमरी की पढ़ लिया at the create table level and modification of a table level, and we can drop the primary key as well anytime we want. We can drop that as well. Later on we decide, okay, no, that's not doing good. So हमने क्या करा, alter table, table का नाम drop कर दो constraint को, और कंस्ट्रेंट का नाम देंगे जो हमने डिफाइन किया पी के अंडरस्कोर पर्सन, और ये इसको ड्रॉप कर देगा. अगेन सिंटेक्स याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, गूगल पे यूट्यूब पे सब मौजूद है. सिंटेक्स को समझने की जरूरत है. ऑल्टर टेबल से क्या मतलब है, ये आ रहा है तो ये क्या चीज है, ये टेबल का नाम है. ऐड कंस्ट्रेंट कर रहे हो, ड्रॉप कंस्ट्रेंट कर रहे हो, ये पी के पर्सन क्या है, ये बेसिकली आप कंस्ट्रेंट का नाम डिफाइन कर रहे हो. फिर कौन सा कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की है, किन कॉलम के ऊपर है, आईडी कॉलम पे है, लास्ट नेम के ऊपर है. सो ये चीजें समझने की जरूरत है, सिंटेक्स याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो ये प्राइमरी की तो हो गया पूरा. इस पे अगर किसी का सवाल हो प्राइमरी की पे, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. साथ ये मेरा मतलब इससे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अभी जब आप ऊपर उस पे एसक्यूएल वाले पे आप ऐड कर रहे थे ना, अपना बना रहे थे अपने वाले डेटाबेस पे, तो यू हैड चोजन नंबर फॉर एज व्हेन इट वाज प्रीवियसली इट वाज int is short form for integer, right sir? हाँ, क्योंकि इसके अंदर वो मेरे ख्याल में डेसिमल पॉइंट भी आ सकते हैं शायद इसको. राइट. इसीलिए बट मोस्टली जो है ना, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, कंपनी टू कंपनी, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट ना. तो मैं तो नंबर ही यूज करता हूँ, बट डेसिमल पॉइंट्स के हम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके साथ ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा. फिर आप राउंड लगाओ फंक्शन या ट्रंक करो वैल्यूज को, तो इसलिए इतना यूज नहीं करते. बट यू आर वेरी राइट, इंटीजर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो आपको डेसिमल वैल्यू से वैल्यू स्टार्ट करने का मौका देता है. ठीक. नंबर इज मोर लाइक अ राउंड वैल्यूज. यू आर राइट. बट अगर और कोई सवाल हो तो लेट मी नो. अच्छा साद भाई, बेसिकली मुझे प्राइमरी की मतलब अपने दिमाग के लिए क्लियर करनी है. तो प्राइमरी की मतलब यूनिक डेटा हो गया, तो बेसिकली 1 साद है वो एक दफा हमने सेव कर दिया, फिर 1 फहाद करेंगे तो वो सेव हो जाएगा. लेकिन अगर मैं दोबारा से 1 साद करूंगा तो वो नहीं. भाई आपको पीछे से आना होगा. आप इस तरह से बोल रहे हैं ना, तो ये आपको और कंफ्यूज करेगा. पहले तो ये सोचो प्राइमरी की क्या है. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स है. कौन सी 2 चीजें प्राइमरी की, कॉम्बिनेशन कौन सी 2 चीजों का, पहले ये आइडिया लाओ जहन में है, या मैं रिपीट करूं. प्राइमरी की 2 चीजें. कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक की. हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक कॉलम. हाँ, जबरदस्त. यही है ना. और 2 चीजों का है, एक यूनिक है और दूसरा नॉट नल है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक इज प्राइमरी की. 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है. नॉट नल से आपको पता लग गया वो कॉलम नल नहीं होना चाहिए. यूनिक का मतलब वो रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए. अब अगर आप नाम का बात कर रहे हो तो आपकी डेफिनेशन इस तरह से स्टार्ट होनी चाहिए. अगर साथ भाई मैं लास्ट नेम या फर्स्ट नेम के ऊपर प्राइमरी की लगा दूं, फिर अपनी एग्जांपल को बोलोगे ना, तो ये चीज दूसरों को भी क्लियर होगी और आपको भी क्लियर होगी. समझ रहे हो बात को. अब अपना सवाल लाओ आसन. नहीं, मैं समझ गया, बस समझ गए. तो अगर आपने जैसे लास्ट नेम के ऊपर लगा दी ना, सिर्फ लेट से तुमने नॉर्मली प्राइमरी की जो लगती है ना, वो सबसे ज्यादा आईडी के ऊपर लगती है, जो टेबल का फर्स्ट कॉलम होता है, क्योंकि उसको हम यूनिक रखते हैं, राइट. और इसमें ऑटो इंडेक्सिंग भी होती है, तो ये हमें डेटा फैच करने में भी हेल्प करती है प्राइमरी की. लेट्स से तुम्हारी एग्जांपल के मुताबिक हमने लास्ट नेम के ऊपर सिर्फ प्राइमरी की लगा दिया. दैट मींस लास्ट नेम को नॉट नल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए. तो आपने पहला इंसर्ट किया, उसमें 60 डाल दिया, ठीक है. दूसरा इंसर्ट किया, अगर आपने उसमें 60 डाला तो वो नहीं चलेगा. आपने फहाद डाला तो चल जाएगा. सो दैट हैज टू बी यूनिक. दैट्स फॉर 1 कॉलम. अगर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉलम हो गया, मतलब आपने आईडी और लास्ट नेम कर दिया, तो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों कॉलमों का जो कॉम्बिनेशन हो ना, इन दोनों का जो वैल्यू मिलके बन रही हो, वो हमेशा यूनिक होना चाहिए. तो आप 1 साथ एक वैल्यू ऐड करो, 1 साथ आप एक वैल्यू ऐड करो, ये एरर दे देगा. क्यों? क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन करके भी एक ही चीज आ गई ना, 1 साथ. अगर आप 1 साथ और 2 साथ डालोगे तो भी हो जाएगा. 1 साथ और 1 करके फहाद डालोगे तो भी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बस 100% डिफरेंट होना चाहिए. सही है. और प्राइमरी की हैज टू बी मोर देन 1. There is always 1 primary key per table. That's it. You don't define more than 1 primary key per table. There is always 1 primary key per table. ये स्टैंडर्ड होता है हर जगह.
प्राइमरी की मतलब जो कॉलम है मोर देन वन कॉलम पे यूज हो सकते हैं ना, लाइक 3 4 5 6 अगर कॉलम हो। अब तुम की बात कर रहे हो ना, बेसिकली देखो वो की तो प्राइमरी की कहलाएगी। जो आप बात कर रहे हो वो कॉलम बोल रहे हो, मोर देन वन कॉलम, ठीक है ना। इट कैन बी सिंगल कॉलम, इट कैन बी मल्टीपल कॉलम्स एज वेल, ओके ओके बट दैट कॉलम नीड टू बी फ्रॉम दैट सेम टेबल। समझ रहे हो, वो उस टेबल में या वो तो मौजूद होना चाहिए कॉलम को, आउटसाइडर नहीं होना चाहिए। ओके और सिंगल कॉलम को आप सिंगल की प्राइमरी की कहेंगे। जैसे ही आपने मल्टीपल कॉलम यूज करी है, मोर देन वन कॉलम यूज किए, तो आप उसको कहते हो कंपोजिट प्राइमरी की। सही है। गुड क्वेश्चन। साद भाई एक बात जी और बताएं कि जी सॉरी सर। ये कुछ और पूछ रहा था कोई शायद। ओके, ये जो कई दफ़ा हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं वेबसाइट्स पे, तो वो हम अपना डेटा डालते हैं तो वो कहते हैं कि यू ऑलरेडी हैव एन आईडी एग्जिस्टेड, तो राइट राइट आर दे राइट, यूजिंग द सेम मेथड इन द बैक एंड? 100%। एटलीस्ट डेटाबेस भी उनका डिफरेंट हो सकता है, बट मेथड सबका वही होता है कि उस कॉलम के ऊपर उन्होंने यूनिक की डाली हुई होती है। ओके तो वो आपको, क्योंकि वो आप जैसे ही इंटर करते हैं ना, तो इंटर जो आप कर रहे हैं वो यूआई से, यानी कि फ्रंट एंड से जैसी यूजर इनपुट होता है ना, तो राइट अपन अभी प्रोसीजर बनाएंगे आगे जाके। वो प्रोसीजर क्या करता है, पैरामीटर से उस वैल्यू को लेता है और फौरन उस डेटाबेस में उस टेबल को चेक करता है। अगर उसको वो यूनिक रिकॉर्ड मिलता है, हम फौरन एरर थ्रो करते हैं, और यूआई जो है वो उस एरर को थ्रो तो नहीं करेगी, आपको ये नहीं दिखाएगी यूनिक कंस्ट्रेंट एरर, राइट। जी 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 बट वो क्या करते हैं, हम उस एरर को ट्रांसलेट कर देते हैं और उसको बेसिकली जो हमें यूजर को दिखाना होता है ना, हम वो दिखाते हैं बस सिर्फ। समझ बट बैक एंड में प्रोसेस 100%, चाहे कोई और भी डेटाबेस है ना, हो यही रहा होता है कि वो यूनिक की एरर थ्रो कर देती है, एक्सेप्शन थ्रो करती है। हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे उसको एक्सेप्शन थ्रो करती है, एरर मतलब। उसके बैक एंड के डेटाबेस में यही मेथड यूज हो रहा होता है कि अगर ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉबली 100%। सारे कॉलम्स जो एंट्री पे जो ले रहे हैं कस्टमर से, वो सारों को ऐड कर देते हैं कि अगर इफ इट ऑल मैचेस देन टेल देम कि इट्स ऑलरेडी वी नहीं, ऑलरेडी हैव अच्छा, अगेन ऑल मेथड ऑल कॉलम्स से उसको मतलब नहीं है ना। उसने तो जिस स्पेसिफिक कॉलम पे या जी जी मल्टीपल स्पेसिफिक कॉलम्स पे जो उसने आईडी लगाई हुई है ना यूनिक वाली, जी जी सिर्फ वो उसको चेक करके एक्सेप्शन भेजता है। बाकी दूसरे तो डुप्लीकेट हो, इट डोंट केयर, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे आप देखें, सिर्फ आईडी डुप्लीकेट होगा तो एरर देगा, अदरवाइज आप बाकी सब रिपीट कर दें, इट डोंट केयर। एज सेम डाल दें, फर्स्ट नेम सेम डाल, इट डोंट। इस केस में आईडी और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए, बाकी कॉलम्स के लिए इट डोंट केयर। सो इट डिपेंड करता है उन्होंने कितने कॉलम्स के ऊपर यूनिक की लगाई हुई। ठीक है। एंड आईडी इज नॉट अ कांस्टेंट ना, इट कैन ओनली बी लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम इफ वी इट वांटेड। कैन बी एनीथिंग, राइट राइट राइट। बट ना हम जब भी डिजाइनिंग करते हैं ना, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। पीपल, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीपल कैन हैव सेम नेम ना, तो हम Right. जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें जरूर बहुत लार्ज थिंकिंग उसी वक्त ये होती है कि आपको यूनिक लगाना किस पे चाहिए। क्योंकि अगर आप नाम पे लगा देंगे तो नाम तो होगा ही होगा यूनिक ना, बट अगर आप सोशल सिक्योरिटी के नंबर पे लगाएंगे तो वो यूनिक जरूर होगा। नाम तो नॉन यूनिक हो सकते हैं ना बार बार। करेक्ट। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग में आता है कि आपको किस पे लगाना चाहिए। बट वो आप जैसे जैसे काम करते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं, प्लस सबसे ज्यादा आपको आइडिया होता है जब आप कहीं जॉब करते हैं, तो वहां पे ऑलरेडी टेबल्स बनी हुई, सब बनी हुई, तो आप उन पे जाके वो आपको हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता देते हैं कि पहले जाके सिस्टम समझो। सिस्टम समझने में ये होता है कि टेबल बनी हुई है, उसमें ये लोग किस तरह से प्राइमरी की लगा रहे हैं, किन कॉलम्स पे लगा रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट जब आप टेबल क्रिएट करोगे या कुछ करोगे, तो आपको वही बिजनेस स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं उस कंपनी के। तो नॉर्मली वहां से भी हेल्प मिल जाती है इस बारे में। ठीक। ठीक, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, अदरवाइज वी कैन गो टू फॉरेन की। फॉरेन की में अगर कोई घूम जाए तो घूम जाए, परेशान ना हो, कोशिश करिएगा इस टॉपिक को समझ लें, क्योंकि ये टॉपिक इवन मुझे भी समझने में काफी टाइम लगा था। तो प्राइमरी की हमने पढ़ लिया, हम क्रिएट टेबल के वक्त पे डिफाइन कर सकते हैं, हम ऑल्टर करके डिफाइन कर सकते हैं, और हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। फॉरेन की इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट। अच्छा भाई, इसको पढ़ते हैं फिर थोड़ा समझते हैं। द फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट एक्शन दैट विल डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल्स। जैसे आपको नाम से ही लग रहा है फॉरेन, तो ये बेसिकली फॉरेन ही है, बताते हैं। A foreign key is a field or collection of field in one table that refer to the primary key in another table. The table with the field foreign key is called the child table, and the table with the primary key is called the reference table. अभी इसको भी समझने की कोशिश करते हैं।
अच्छा भाई, अभी इसकी एग्जांपल से समझते हैं पहले कि फॉरेन की क्या है, प्राइमरी क्या है। पहले आप ये समझें, ये इसने एक पर्सन टेबल बनाई हुई, पर्सन की टेबल, ठीक है ना। इसमें आपने देखा कि ये पर्सन आईडी मौजूद है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एज है। अब अगर आप इन दोनों को मैच करें तो आपको देखें पर्सन आईडी जो है दोनों में कॉमन दिख रही है, ठीक है ना। अब ये क्या चीज है, अभी बेसिकली क्योंकि मैंने कहा आईडी मोस्टली प्राइमरी की होती है, तो ये पर्सन टेबल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पर्सन आईडी जो है ना, इसने प्राइमरी की डिफाइन कर दी। अब प्राइमरी की क्या है कि इसको नॉट नल भी होना चाहिए और उसको यूनिक भी होना चाहिए। अगर आप देखें 1 2 3 ऑल नंबर्स आर यूनिक, तो ये इसकी प्राइमरी की है। अब हम क्या करते हैं कि बिजनेस रूल इन्फोर्स करते हैं, और उसमें इसने क्या करा कि जब उसने दूसरी ऑर्डर टेबल बनाई, तो ऑर्डर टेबल में इसने 3 कॉलम डाले, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर और पर्सन आईडी। ऑर्डर आईडी इस टेबल की प्राइमरी की होगी, फिर ऑर्डर नंबर हो गया, फिर पर्सन आईडी इसने बनाया, बट इसने कहा कि मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूं एक एग्जिस्टिंग टेबल से। तो उसने क्या करा, एक फॉरेन की बनाई, एक फॉरेन की का स्क्रिप्ट अभी हम देखेंगे, और उसने इसको लिंक कर दिया पर्सन टेबल के साथ, क्योंकि ये मेक श्योर करना चाह रहा है कि पर्सन आईडी में जितनी भी आईडीज आए ना, उसका डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हो थ्रू पर्सन टेबल, कोई और बाहर की आईडी नहीं आ सकती। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट कोशिश करिएगा समझने की। मैं एक और एग्जांपल अपनी तरफ से बताता हूं कि लेट से हम एक चार्ट बना रहे हैं, तो हमने पहले एक टेबल बनाई, कलर्स की टेबल, ठीक है ना। अब हमने उसमें यहाँ पे कलर आईडी और कलर के टैक्स और ये डिफरेंट डिफरेंट उसको वो दे दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने कलर आईडी जो बनाया उसमें 1 2 3 10 तक कलर दे दिए, ठीक है। और उसमें यहाँ कलर के नाम दे दिए कि 1 ग्रीन है, ये येलो है, ब्लू है, सही है। उसके बाद हमने एक और ऑर्डर टेबल बनाए जिसमें हम कलर्स के ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है। उसमें भी हमने यहाँ पे एक और ये अपना सेम टेबल क्रिएट कर दिया, उसको नाम दे दिया क्या, कलर आईडी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये पेंट कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है ना, अब पहले तो हमें पता है हमारे पास ये 10 कलर ही अवेलेबल हैं, तो हमने पहले कलर की टेबल बनाई और उसमें 10 कलर के बारे में और उसके नाम के बारे में दे दिया। फिर बहुत जरूरी है कि जब हम ऑर्डर टेबल बनाएंगे ना, उसको रेफरेंस करेंगे इस कलर आईडी के साथ, क्योंकि हम मेक श्योर करेंगे कि कोई भी जब ऑर्डर प्लेस करे तो इन 10 कलर्स में से ही ऑर्डर प्लेस करे। तो अगर वो बाहर से कर देगा तो हमारे लिए मसला होगा, हमारे आउट ऑफ स्टॉक होंगे या अवेलेबल नहीं होगा, जो भी होगा। तो इसलिए कलर आईडी जो यहाँ की प्राइमरी की थी, वो इस टेबल में कलर आईडी आके फॉरेन की बन गई। तो इन दोनों का रेफरेंस होगा, ये इसकी प्राइमरी टेबल है, ये इसकी फॉरेन टेबल है, तो इसलिए ये यहाँ पे फॉरेन बन गई। बट यहाँ पे हम वो ही कोड एक्सेप्ट कर सकते हैं जो यहाँ मौजूद है। अगर जैसे ही ये हम 10 के अलावा कोई 11वां कलर आईडी मारेंगे, ये फॉरेन एक्सेप्शन थ्रो कर देगा और बोलेगा कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो इस वजह से प्राइमरी की और फॉरेन की बनाती है। बेसिकली फॉरेन की क्या करती है, वो प्राइमरी की के और प्राइमरी की और फॉरेन की जो टेबल्स हैं दोनों को, उन दोनों टेबलों के बीच में बेसिकली एक रेफरेंस क्रिएट करती है। तो ये हमने इसका थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे हो गया। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं कि किस तरह से होता है। अब यहाँ पे इसने ये क्रिएट टेबल हमने यहाँ पे किया, तो एक और खोल लेता हूँ, यहाँ से। तो इसने यहाँ पे ये क्रिएट टेबल की, ये ऑरेकल का सिंटैक्स है, ये लग नहीं है। ऑरेकल के लिए भी है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम हमने पर्सन रखा हुआ है ना, पर्सन आईडी। यहाँ पे हमने पर्सन आईडी क्रिएट नहीं किया। अच्छा, तो पहले भी जब भी हम फॉरेन की क्रिएट करेंगे नहीं, उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास उसका रेफरेंस ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। तो इसने अभी दिया नहीं है उसको। ऑर्डर टेबल, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है फॉरेन की क्रिएट कर रहे हैं टेबल, ये पर्सन आईडी, फॉरेन की रेफरेंसेस पर्सन टेबल में पर्सन आईडी। हमारे पास पर्सन टेबल में आईडी है, पर्सन आईडी नहीं है। देखते हैं इसको ये क्या कहते हैं, पर्सन आईडी, और यहाँ पे
कौन सा ये कह रहा है पर्सन आईडी नंबर, तो ये हमने टेबल क्रिएट, पर्सन नंबर फॉरेन की ऑर्डर्स टेबल ये हमने क्रिएट की, ये ऑरेकल के लिए ही है, ये वाला है ऑरेकल के लिए, ये वाला है ऑरेकल के लिए। अब हमने ये पर्सन की टेबल क्रिएट कर दी और उसमें हमने पर्सन आईडी इसकी प्राइमरी की बना दी। यहाँ पे हमने ऑर्डर आईडी बनाया, इसको नंबर कर दिया, इसको भी नंबर कर दिया, हमने नॉट नल भी लगाया, पर्सन आईडी भी कर दिया, प्राइमरी की हमने ऑर्डर आईडी दे दिया, कंस्ट्रेंट किया हमने और ये कंस्ट्रेंट का नाम दिया पी के पर्सन आईडी, फॉरेन की पर्सन आईडी पे रेफरेंसेस पर्सन्स पर्सन आईडी, पर्सन्स टेबल में पर्सन आईडी। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंटेक्स को समझ लें बस। ये कह रहा है यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रिएट टेबल कर दी है पर्सन्स, ठीक है ना। क्रिएट टेबल अगेन DDL कमांड है, इट्स ऑटो कमिट, सो यू डोंट नीड टू प्रेस द कमिट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML, व्हिच कमांड्स कम ऑन DDL व्हिच कम इन DML, राइट। सो आप खुद चार्ट बनाना होगा और वो मेमोराइज करनी होगी। तो अब हमने ये बना दी और अगर आप यहाँ देखें तो मैंने पर्सन आईडी को इस टेबल का प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है, पर्सन आईडी। फिर मैंने कहा कि क्रिएट टेबल करो ऑर्डर्स की, ठीक है, और उसमें मैंने लिखा ऑर्डर आईडी दो, ठीक है, और नंबर नॉट नल कर दो, ऑर्डर नंबर कर दो, नंबर नॉट नल कर दो उसको, पर्सन आईडी क्रिएट करो, नंबर क्रिएट करो उसको, ठीक है। प्राइमरी की हमने इस ऑर्डर आईडी के ऊपर प्राइमरी की दे दी कि ये प्राइमरी की होना चाहिए, यानी ये यूनिक होना चाहिए इस टेबल के अंदर। फिर हमने लिखा कंस्ट्रेंट, ये इसकी सिंटेक्स है, थोड़ी सी टेक्निकल है बट अगर आप इसको समझ लें, बाकी इसको गूगल करके हर वक्त मिल जाता है। कंस्ट्रेंट FK अंडरस्कोर पर्सन ऑर्डर, ये आपने इसका फॉरेन की का नाम दिया। फिर आपने लिखा सिंटेक्स फॉरेन की, फॉरेन की किस पे लगानी है भाई, पर्सन आईडी पे लगानी है, ये रही। और रेफरेंस कहां से ले रहे हैं आप, रेफरेंस ले रहे हैं पर्सन टेबल से, जो कि ये रही, और उसका रेफरेंस है क्या, पर्सन आईडी, जो कि इस टेबल की प्राइमरी की थी। और ये नॉर्मली आप यूं करके इसको रन कर देते हैं तो ये ऑर्डर टेबल क्रिएट हो गई। अब इसमें ऑर्डर आईडी जो है इस टेबल की प्राइमरी की है, बट ये जो पर्सन आईडी है ये इस पे हमने फॉरेन की लगाई है, और ये फॉरेन की आ कहां से रही है, ये पर्सन टेबल्स के पर्सन आईडी से आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा अब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे ना, अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जो आपको समझ में आए शायद। तो इसमें मैंने अब आप ये देखें कि मैंने ये डेटा इंसर्ट किया, ठीक है ना। अब अगर आप ये देखें, इसको मुझे कमिट करना होगा कि दैट्स अ DDL, ठीक है, और मैं दो अलग स्क्रीन पे हूं। तो अभी मैंने पर्सन आईडी 1 क्रिएट कर दी, ठीक है ना। अब ये पर्सन आईडी 1 इस मेन टेबल में मौजूद है। अब अगर मैं कोई यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा और उसमें अगर पर्सन आईडी 2 डालूंगा ना, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये एरर थ्रो कर देगा। ये एरर क्यों थ्रो करेगा, बिकॉज ये रेफरेंस ढूंढ रहा है प्रीवियस टेबल से जिसपे आपने फॉरेन की लगाई है, और आपने कहा है जो आप इसमें पास करोगे वो रेफरेंस टेबल में लाजमी मौजूद होना चाहिए। तो मैंने ये किया ऑर्डर आईडी, और ये आप लोग टाइप करने की कोशिश कीजिएगा, मैं थोड़ी सी चोरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऑलवेज टाइप करने से टाइपिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, और जो है कॉलम का आइडिया भी होगा। मिस्टेक्स होंगी दैट्स फाइन, बट उसको सही कर लिएगा। अच्छा, पर्सन ऑर्डर आईडी हमने इसको 10 कर दिया, फिर उसका ऑर्डर नंबर सेकंड कॉलम है तो उसको हमने 100 कर दिया, ठीक है, और उसके बाद लास्ट कॉलम है उसका पर्सन आईडी। अब देखें, अब ये क्योंकि रेफरेंस बना रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ पर्सन आईडी 1 दी हुई। अगर मैं इसमें मेरे ख्याल से 40 करने की कोशिश करूंगा तो वो पर्सन टेबल में पर्सन आईडी 40 मौजूद नहीं है, तो ये नहीं, अभी तो इसने कुछ और ही, और क्या कहते हैं, इनवैलिड ऑर्डर नंबर की, यहाँ ऑर्डर नंबर का क्या नंबर ही तो है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर इनवैलिड आइडेंटिफायर, इनवैलिड क्यों बोल रहा है, पर्सन टेबल नहीं ना, हमें यहाँ ऑर्डर टेबल करनी है। अच्छा ठीक है, इसलिए कहते हैं वो थोड़े नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, तो ये वही हुआ अभी मेरे साथ। ओके, सो इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स टेबल दिस टाइम, राइट। फिर उसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर और पर्सन, हमने तीनों कॉलम उठा लिए, ठीक है। अब ऑर्डर, अगर आप इसमें ये रन करें यहाँ पे अभी, तो इसमें कोई डेटा मौजूद नहीं है। अगर आप ये रन करें, अगर आप इसको रन करें तो देखें इसमें कोई डेटा मौजूद नहीं, तो इसका मतलब ये जो 10 आप ऑर्डर आईडी डालने जा रहे हो ये यूनिक ही हुई, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद नहीं है, तो ये यूनिक हो गई।
फिर 100 ऑर्डर नंबर पे हमने सिर्फ नॉट नल कहा हुआ है, यानी कि ये नल नहीं हो सकता, एज लॉन्ग एज हम एनी नंबर डाल रहे हैं, इट डोंट नीड टू बी यूनिक, सो ये 100 ले लेगा। बट पर्सन आईडी, अगर पर्सन आईडी पे देखें तो हमने फॉरेन की लगाई हुई है। फॉरेन की किस पे लगाई हुई है? पर्सन टेबल पे, यानी यहाँ जाके रेफरेंस देखेगा इसके बारे में, और अगर उसको ये पर्सन आईडी नहीं मिलेगी जो आप यहाँ इंसर्ट कर रहे हो तो ये एरर थ्रो कर देगा। मेरा क्या मतलब है? मेरा ये मतलब है, ये क्या कह रहा है? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये कह रहा है कि एफ के पर्सन ऑर्डर, ये जो आपने डिफाइन किया है, वायोलेटेड पेरेंट की नॉट फाउंड, तो इसकी जो पेरेंट की थी वो इस टेबल के अंदर थी और वो उसको पेरेंट की नहीं मिली, यानी कि उसको नंबर ये 40 नहीं मिला। अब अगर मैं अगर 1 डाल के इंसर्ट करूंगा जो कि वहां अवेलेबल है, तो इसको इंसर्ट हो जाना चाहिए फौरन। क्यों? और अब आप इसको रन करेंगे, ये हो जाएगा। देखें, क्योंकि ये पर्सन के अंदर ऑलरेडी 1 मौजूद था, तो दैट्स हाउ वी बिल्ड द फॉरेन की। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट इट विल कम अप विद द प्रैक्टिस। एनी क्वेश्चन? तो ना फिर हम उसके बाद थोड़ी सी 10 मिनट की ब्रेक लेके मगरिब के बाद वापस आते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा। तो ये सी, अगर फॉरेन की पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली लेट मी नो। नहीं है तो चले इंशाल्लाह 9:30 8:37 हो रहे हैं, 8:47 पे नमाज ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू। फॉरेन की के बारे में, ये मोस्टली तो ये टॉपिक थोड़ा सा घुमाने वाला है, इसको आता उसी तरह से है कि आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आता जाएगा। और सेम वे जैसे हम प्राइमरी की को ऑल्टर के थ्रू ऐड कर सकते हैं, ऑल्टर के थ्रू ड्रॉप कर सकते हैं, सेम वे फॉरेन की को भी हम ऑल्टर के थ्रू, ये ऑल्टर की कमांड ऐड कर सकते हैं अगर हमने क्रिएट लेवल पे नहीं किया, और इसी तरह ऑल्टर टेबल के थ्रू फॉरेन की ड्रॉप भी करते हैं। तो अगर किसी का फॉरेन की के बारे में कोई सवाल? तो अगर फॉरेन के बारे में सवाल नहीं, नेक्स्ट पढ़ते हैं कंस्ट्रेंट। मैंने भी यूज नहीं किया, बट इसका कंस्ट्रेंट तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। चेक कंस्ट्रेंट, the check constraint is used to limit the value range that can be placed in a column. If you define a check constraint on a column, it will allow only certain values for that column. Okay, if you define a check constraint on a table, it can limit the value certain column based on the inner row. Check on create table. All right, that's MySQL. So यहाँ Oracle में क्या कर रहा है? ये कर रहा है, हमने एज दे दी और उसमें इंटीजर दिया और हमने चेक लगाया एज के ऊपर, राइट, और हमने कह दिया ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 होना चाहिए। यानी कि पर्सन टेबल में जब भी डेटा आए तो उसमें जो एज होनी चाहिए ये ग्रेटर देन, ये अक्सर नॉर्मली आप देख सकते हैं कि हम वो ग्रेटर देन 18 वाली वो चीजें आती हैं, काफी स्मोक का आता है इस तरह की, तो उसमें एज लिमिट को देखा जाता है। तो आई गेस वहां पे चेक यूज होता होगा। तो ये मेक श्योर करता है कि जो वैल्यू इंसर्ट हो उस पे चेक लगा हुआ हो इस तरह से। तो हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। टू अलाउ नेमिंग चेक कंस्ट्रेंट फॉर डिफाइनिंग अ चेक कंस्ट्रेंट ऑन मल्टीपल कॉलम यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो उसमें ये कह रहा है कि अभी इसने आपको एग्जांपल दिखाई इस सिंगल कॉलम की, राइट, आपने एज के ऊपर चेक लगा दिया, एज शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 जब हम पर्सन टेबल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इसने कहा क्रिएट टेबल पर्सन, और उसमें ये सारा आया और यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा रहा है, ये सिंटेक्स है इसकी बेसिकली। और चेक पर्सन, उसने उस सिंटेक्स का उसका कंस्ट्रेंट का नाम दिया चेक पर्सन, चेक लगाया और उसमें 2 कॉलमों पे लगा दिया, लाइक इट्स अ कंपोजिट चेक कंस्ट्रेंट। और उस पे क्या लिखा? एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड सिटी शुड बी सेंडनेस जो भी है। ये दोनों चीजें अगर मैच करेंगी तो आप जो है आपका डेटा इंसर्ट होगा। ये आपने मेरे ख्याल से इसने मेरे ख्याल से लगाया है
कॉलम लेवल पे यहाँ पे, और ये इसने लगा दिया चेक कंस्ट्रेंट डिफाइनिंग अ कंस्ट्रेंट ऑन मल्टीपल कॉलम, मोर देन वन कॉलम पे लगा दिया। तो इसकी एग्जाम्पल भी कर लेते हैं कि ये किस तरह से कह रहा है और क्या है मेरे लिए। ये दूसरा वाला तो मैंने खुद नहीं यूज किया था। तो ये अभी जैसे इस पे कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं person1 टेबल का नाम। इसमें इसने क्या किया, इसने ये आईडी क्रिएट कर दी, उसने कॉलम को नॉट नल कह दिया, लास्ट नेम उसकी ये नॉट नल कह दिया, फर्स्ट नेम, और इसने एज का हमने दिया नंबर, और हमने चेक लगा दिया कि उसमें एज शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80, और हमने टेबल क्रिएट कर दी person1, राइट। अब हम इसका इंसर्ट करके देखते हैं। अब इससे ये लग रहा है कि अगर मैं एज कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करूंगा लेस देन 18 का, तो ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, कि मैंने ये यूज किया है नहीं कभी, बट दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, जो मुझे समझ में आया। आई मे बी रॉन्ग। तो अभी ये डेटा इसमें एक मौजूद है, तो हम इसको भी यूनिक कर लेते हैं ऐसी पर्सन आईडी। अब हम इसमें इंसर्ट करते हैं person1 में हम इंसर्ट करना, ओके राइट। तो इसमें वही आईडी कॉलम है बल्कि, राइट, और सेलेक्ट भी हम person1 से करेंगे। आईडी कॉलम है, लास्ट नेम कॉलम है, फर्स्ट नेम कॉलम है, और एज कॉलम है। तो आईडी कॉलम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज। अभी person1 टेबल में कोई डेटा मौजूद नहीं है। वैल्यूज हमने आईडी की 2 डाल दी, ये 7 डाल दी, खान डाल दी, एज। हम देख रहे हैं चेक लगाया हुआ कि ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 होना चाहिए, तो इसको इंसर्ट वैसे तो नहीं होना चाहिए। तो इसने ये कंस्ट्रेंट थ्रो कर दिया। ये क्या कह दिया, ये चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है वायलेटेड। इसने कह रहा है कि चेक कंस्ट्रेंट वायलेट कर दिया हमने। अब वो क्यों वायलेट कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने पढ़ा था जो भी डीएमएल होती है ना, अगर कंस्ट्रेंट उससे वायलेट होता है तो वो डीएमएल को अबॉर्ट कर देगा। तो इसमें ये नहीं है कि बाकी वैल्यूज इंसर्ट हो गए होंगे, इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ होगा, इसने इस इंसर्ट को ही अबॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने जैसी 19 डाला मेरे ख्याल से, और अब हम इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप फैच करेंगे फिर आप देखेंगे कि ये यहाँ पे डेटा आ गया है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमने ये चेक की जो है इसको वायलेट नहीं किया। तो दैट्स व्हाई वी यूज चेक। चेक जो है हमने कॉलम के ऊपर ही लगा दिया, और उसमें यहाँ पे हम कंडीशन भी डाल देते हैं। ये हमने पढ़े हुए हैं, कौन से कहलाते हैं, कौन से वो कहलाते हैं जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, वो उसने यहाँ किया हुआ है, ग्रेटर देन इन इज इक्वल्स टू 80। तो ये इसने टेबल क्रिएट करते हुए यूज किया, तो हमने ये पढ़ लिया। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है? चेक कंस्ट्रेंट बेसिकली कॉलम के ऊपर आप कंडीशन लगा सकते हो। नॉर्मली हम इंसर्ट करते हुए या वेयर क्लॉज में सिलेक्ट में कंडीशन जो लगा रहे होते हैं, इसने बताया आप टेबल क्रिएट करते हुए कॉलम के ऊपर भी आप लगा सकते हो। आई थिंक ऑल्टर भी कमांड होनी चाहिए। जैसे आपने चेक कंस्ट्रेंट पहले नहीं लगाया, तो अगर आपको बाद में लगाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कंस्ट्रेंट भी होगा इसका। तो अभी ये कंस्ट्रेंट का यहाँ से नाम आ जाएगा। एक मिनट, अगर मैं ये 17 डालूं तो ये कंस्ट्रेंट का एरर थ्रो कर देगा। वो बेसिकली कंस्ट्रेंट का एरर थ्रो करेगा तो कंस्ट्रेंट का नाम भी देगा। ये इसने नाम डिफाइन किया हुआ। तो मैं ये ड्रॉप कंस्ट्रेंट अगर मेरे ख्याल से person1 से इसके थ्रू कर दूंगा तो ये ड्रॉप कर देगा। तो अभी इसने ये ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब ये है कि अभी इस पे कोई भी वो मौजूद नहीं है कंस्ट्रेंट। तो ये अल्टर टेबल का नाम, और यहाँ पे हम वही ऐड करो कंस्ट्रेंट को, कौन से? चेक को। एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18। तो ये ऑरेकल के लिए यही है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये हम इस कमांड के थ्रू एग्जिस्टिंग टेबल में भी हम कर सकते हैं। बट अगेन एग्जिस्टिंग टेबल में अगर डेटा हो, तो अगर वो डेटा किसी की एज 17 से कम है, 18 से कम है, तो ये कंस्ट्रेंट लगाते हुए भी एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना उसके ऊपर भी ये पहले रीड करता है। तो ये जब रीड करेगा और उसको वायलेशन मिलेगी तो ये कह देगा जाके अपना डेटा क्लीन करो पहले, और उसके बाद कंस्ट्रेंट लगाओ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है जब हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हो तो नॉर्मली हम क्रिएट टेबल के वक्त पे या
हम इनिशियल फेज ऑफ डिजाइनिंग में ये सारे काम कर लेते हैं एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर, क्योंकि बाद में हमें नहीं पता उसमें कोई बैड डेटा आ चुका होगा जिसकी वजह से वो हमें कंस्ट्रेंट इनेबल करने नहीं देगा, तो फिर हमें वो डेटा की मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी, विच इज आई डोंट नो एट दैट टाइम राइट और रॉन्ग। सो ये पूरे मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं उस वक्त, बट ये चीज जहन में रखना चाहिए कि जब आप कंस्ट्रेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो कितना है। चेक कंस्ट्रेंट पे अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते। सेम में हमने देखा हम प्राइमरी की को क्रिएट टेबल पे भी कर सकते हैं, ऑल्टर कमांड के साथ लेटर ऑन मॉडिफिकेशन से भी कर सकते हैं, और हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। सेम गोज टू फॉरेन की, क्रिएट टेबल, ऑल्टर कमांड के साथ मॉडिफिकेशन भी और ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसी तरह चेक का भी क्रिएट टेबल के वक्त पे भी अलाउ कर रहा है, ऑल्टर से मॉडिफिकेशन भी अलाउ कर रहा है, और हम ड्रॉप भी कर सकते हैं इस कंस्ट्रेंट को। ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है, उसके बाद ये हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट क्या है, जैसे मैंने बताया था कि लाइक किसी भी कॉलम को आप डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है कि अगर आप उस कॉलम के लिए कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा उसको ले लेगा। तो ये डिफॉल्ट कीवर्ड यूज होता है उसके लिए, इसको पढ़ लेते हैं। द डिफॉल्ट कीवर्ड कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम। The default value will be added at all new records, right? Existing record पे तो नहीं, बट जितने भी new records होंगे ना, उसमें जो भी null values होंगी, if no other values is specified, तो वो default value ले लेगा। अब उसका syntax क्या है? syntax जैसे इन्होंने ये टेबल बनाई, है यहाँ पे, लेट्स से ये टेबल बनाई पर्सन 5, आपने आईडी दिया, इसने नॉट नल, लास्ट नेम वही नॉट नल, फर्स्ट नेम ये, और इसने उसमें ये कह दिया कि एक सिटी है और उसकी डेटा टाइप क्या है, वो डेटा टाइप इसकी WhatsApp 255 उसके होगा, ठीक है ना। और उसमें इसने डिफॉल्ट वैल्यू उसकी दे दी सेंडनेस की, मतलब अगर कोई आप सिटी इंटर नहीं करोगे ना डेटा इंसर्ट करते हुए, तो वो हमेशा उसको बाय डिफॉल्ट एज अ सेंडनेस दे देगा। अगर आप कोई दोगे तो वो उसको वो लेगा, आप नहीं दोगे तो हमेशा सेंडनेस के साथ इंसर्ट कर देगा। कैसे, हम इसको एग्जांपल देखते हैं। ये हमने जो है ये हमने क्रिएट टेबल कर दी पर्सन 5, ठीक है जी। अब इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं, पहले कोई चीज इसके अंदर मौजूद नहीं है एज ऑफ नाउ। तो हमने देखा कुछ ये सारे सिटी के ये इसके नाम आ गए। अब इसकी इंसर्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट में जाके हमने यहाँ ये पर्सन 5 डाला, कॉलम कौन से, आईडी कॉलम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एज है, और हमने सिटी भी ऐड किया है, ठीक है जी। तो इसमें आईडी हमने 5 दे दी लेट से, और हमने साद खान, और ये एज 17, और इस दफा यहाँ पे हमने सिटी दे दी कराची। तो ये देखें अब ये कराची के साथ इंसर्ट हो जाएगा। इसमें टेक्स्ट है तो हमेशा सिंगल कोट के साथ ओपन एंड क्लोज होगा। तो अब आप ये देखें ये कराची के साथ इंसर्ट हो जाएगा, इसको कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। बट ये कह रहा है कि अगर आप कभी एंट्री करें और उसमें आप इवन इस कॉलम का हटा भी दें, यहाँ से इंसर्ट करते हुए में इस कॉलम का नाम भी हटा दें और उसकी यहाँ से वैल्यू भी हटा दें, तो वो जो रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, और आपने क्योंकि उसको कॉल नहीं किया और आपने उसको इंसर्ट भी नहीं किया, तो वो उसकी हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया करेगा। क्या मतलब इसका मतलब ये देखें, अब मैंने यहाँ से सिटी का नाम भी हटा दिया, राइट, और मैंने सिटी की वैल्यू भी हटा दी, राइट। बट मैंने क्योंकि जब टेबल क्रिएट करी थी तो इसको एज अ डिफॉल्ट दे दिया था कि एवरी टाइम व्हेन यू डोंट फाइंड एनी रिकॉर्ड फॉर योरसेल्फ ऐड सेंडनेस एज अ डिफॉल्ट वैल्यू। सो इस दफा जब मैं इंसर्ट करूंगा ये रॉ इंसर्ट हो गई, हालांकि मैंने इसकी वैल्यू भी डिफाइन नहीं करी, इस कॉलम की सिटी की, ना कॉलम डिफाइन किया ना वैल्यू। बट रन करेंगे तो हम देखेंगे इसने शायद सेंडनेस के साथ इसको ऑटो इफ इंसर्ट कर दिया। ये क्यों कर दिया, क्योंकि हमने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है सेंडनेस। सो एनी क्वेश्चन ऑन दैट डिफॉल्ट वैल्यू, एंड इट कैन बी ऑन एनी कॉलम। अगेन अगर ये सिटी था तो इसमें WhatsApp 2 के साथ इट कैन बी ऑन द एज एज वेल, कि अगर कोई एज इंसर्ट ना करो तो इसको डिफॉल्ट एज आप 15 दे देना, राइट। तो एवरी टाइम अगर हम एज इंटर करेंगे तो जो इंटर करेंगे वो हो जाएगा।
बट अगर हम इंटर नहीं करेंगे तो एवरी टाइम वो 15 के साथ इंसर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एज की डिफॉल्ट वैल्यू 15 दे दी थी टेबल क्रिएट करते हैं। आई एम श्योर ये टेबल क्रिएशन के वक्त पे भी हो सकता है, ऑल्टर टेबल से मॉडिफिकेशन के वक्त भी हो सकता है, और हम फिर इसको लेटर ऑन इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को। तो जो सेम थिंग हमारी प्राइमरी की में हुई वही फॉरेन की में, वही चेक में, वही डिफॉल्ट में कि हम क्रिएट टेबल के वक्त पे भी कर सकते हैं इसको, हम इसको ऑल्टर टेबल से भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन के वक्त पे एग्जिस्टिंग है अगर ऑलरेडी कॉलम नेम, और हम ड्रॉप यूज करते हुए इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो चेक कंस्ट्रेंट पे कोई क्वेश्चन? क्लास में सब हैं तो ना? ठीक, सबको समझ आ रही? हाँ मुझे यही लग रहा है, ज्यादा ही पूरा समझ आएगा। पूरा पूरा 100%। हाँ, तो ये है भाई अनफॉर्चुनेटली। तो ये हमने आज डिफॉल्ट पर सबसे घुमाने वाला टॉपिक इनमें जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था फॉरेन की, काफी अरसे के बाद जाके समझ में आया था। हाँ वो है थोड़ा, क्योंकि वो दो कीज को जब आप कंबाइन करेंगे ना तब जी, तो वो थोड़ा सा हम- कंफ्यूजिंग है, बट अगर हम इसकी फिलहाल थोड़ा सा भी समझ लें तो भी काफी है। आई एम नॉट पुशिंग फॉर दैट फॉरेन की फॉर नाउ, ये आप जॉब करते हैं उसके साथ आ जाती है। नॉर्मली इंटरव्यू में सबसे ज्यादा सवाल ये इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा किया जाता है। मेरे से तो मैंने काफी बार देखा है कि सवाल किया, वो बोल देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड अ फॉरेन की, ये सवाल आ जाता है। अब प्राइमरी की हमें पता है कि प्राइमरी की जो है वो एक on one table there can be only one primary key, right? But on same table we can have a multiple foreign key. ये फॉरेन की जरूरी नहीं है हम एक टेबल पे एक ही लगा, एक टेबल पे कभी कभी 10-10 फॉरेन की भी होती है। तो एक तो ये जो डिफरेंस हो गया दोनों का। प्राइमरी की हमने कह दिया कि प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है और नॉट नल होती है, बट फॉरेन की can be non-unique as well and it can be null as well. Foreign key define on the other table but the primary key define on the main table. वो YouTube पे अगर आप थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह देखेंगे आपको आएगा, उसमें ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी की, ये भी पूछ लेते हैं। तो वो यूनिक का क्या है? यूनिक का हमें पता है कि जिस कॉलम पे हम यूनिक लगाते हैं वो कॉलम की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए हमेशा, बट वो कॉलम नल हो सकता है जिसपे हम यूनिक लगाते हैं। बट जब हम जिसपे प्राइमरी की लगाते हैं, जैसे मैंने बताया प्राइमरी की इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक, तो वो प्राइमरी की जिस कॉलम पे हम लगाते हैं इट हैज टू बी यूनिक एंड ऑल्सो इट नीड टू हैव अ वैल्यू एज वेल। प्राइमरी की कभी भी कॉलम जो है वो नल नहीं हो सकता। तो ये थोड़े से इस तरह के सवाल वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं ताकि उनको पता लगे कि आपने कभी काम किया है कि नहीं किया है, जब मोस्टली लेटर ऑन। तो ये है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो हम कल फिर इंशाल्लाह 2 टॉपिक ही पढ़ पाएंगे। इंडेक्स पढ़ेंगे, बहुत एक्सट्रीमली लेंदी टॉपिक है ये और बहुत डिफरेंट किस्म की इंडेक्सेस होती हैं, हम सबकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ना ही उसकी एनालाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे कि कैसे हम डिफरेंट एनालाइज करते हैं और क्या लेवल्स होते हैं, वो बहुत डीप में चला जाएगा। वो जॉब के साथ आप सीखते रहते हैं, जिसको ज्यादा शौक हो यूट्यूब पे इंडेक्सेस की वीडियो देख ले, सब समझ में आ जाएगा। और ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट क्या चीज है? आपने देखा होगा जब भी आप इंसर्ट कर रहे थे यहाँ पे ऊपर टेबलों के ऊपर ना, तो आप अक्सर पहली आईडी नहीं करते थे इंसर्ट, बाकी चीजें करते थे, बट वो आईडी का नंबर खुद ही जनरेट हो जाता था। तो वो बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट के थ्रू ऐड हो जाता है खुद ही। तो वो किस तरह से होता है उसको भी पढ़ लेंगे, सीक्वेंस के थ्रू किस तरह से होता है। तो ये 2 टॉपिक, और मे भी अगर टाइम बचा तो हम डेट्स पे चले जाएंगे। तो ये वैसे इट्स टू फार आउट, लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट ये वही है जो अगर आप अपनी ऑटो जनरेटेड आईडीज या अकाउंट नंबर्स या ये बनाना चाहें उसमें यूज होता है। राइट। मोस्टली ओरेकल में मैं अभी तक जहाँ जॉब की है तो हम लोग सीक्वेंस यूज करते हैं। तो सीक्वेंस क्या करता है? नेक्स्ट इन लाइन वैल्यू ऑटो जनरेट करता रहता है, बट बहुत तरीके से ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग कॉलम के ऊपर ट्रिगर लगा देते हैं। ट्रिगर भी एक चीज होती है जो आपकी
ट्रिगर में बहुत सारी चीजें होती हैं, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट और बिफोर अपडेट। तो उनमें से एक कॉलम पे ट्रिगर लगा देते हैं कि जब भी ये टेबल ट्रिगर हो तो इसकी वैल्यू जो है ऑटो इंसर्ट कर दो। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने भी सीक्वेंस यूज किया हुआ है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज ये सीक्वेंस ही है। तो अगर आप देखें यहाँ इसने सीक्वेंस क्रिएट किया और उसने यहाँ पे सीक्वेंस को पीछे बैकग्राउंड में कॉल कर दिया है बस। तो ये अगली वैल्यू खुद ही लेता रहता है। इसको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो पढ़ा है मेरे हाल से वो भी काफी होगा सोचने समझने के लिए, अगर किसी के पास टाइम हो रिव्यू करने का, समझने का। तो ये सब कुछ है। तो अगर ये टॉपिक हमने आज पढ़े आई गेस, प्राइमरी की, फॉरेन की, प्राइमरी की हमने आज पढ़ा है। अच्छा, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, ये 4 टॉपिक पढ़े हैं। इस पे कोई क्वेश्चन हो तो मोर देन वेलकम, if not then we can inshallah finish the class for today. And again, guys who not getting time for practice, then यहाँ से कुछ आसान नहीं होना, यहाँ से जिंदगी मज़ीद मुश्किल होती जानी है, क्योंकि आगे हमने जो प्रोसीजर बनाने उसमें जो हमने पहला टॉपिक से जो सारा पढ़ा है वो मुसलसल यूज होना है। तो अगर if not getting a chance to review these things, practice these things, then I don't mind you guys taking class, but कुछ मिल नहीं पाएगा अनफॉर्चुनेटली इस क्लास से आप लोग को। तो ये तो इंशाल्लाह चलें, कल की क्लास में मिलते हैं, फिर देखते हैं। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। साथ 1 सेकंड रुकोगे? हाँ हाँ बिल्कुल रुक सकते। You are don't stop.